भाई जरा कुछ बोलना होगा मुड़िया दोनों का उधर वाला हटा दीजिए सब वहीं दूसरा कोई है उनका मामला उनका भी सर जरा सामने सोमवार के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा योजना विकास, पर्यावरण एवं वन तथा खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग से संबंधित सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। आज कुल 10 सुझावकर्ता आए हैं। पहले सुझावकर्ता का नाम है श्री मोहम्मद अमीरुल हक। नमस्कार, मेरा नाम अमीरुल हक है और स्कूल सुरमपुर में विज्ञान का शिक्षक हूँ। जो मेरा सुझाव है वो मैं अपने कार्य के अनुभव के आधार पर मेरे मन में विचार आया। अभी जो बच्चे मिडिल स्कूल पास करके 8वां क्लास पास करके हाई स्कूल में जाते हैं तो उनको स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसकी प्रति मैं अपने सुझाव के साथ लगाया हूँ और मेरा सुझाव ये है, ये जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जो प्रति है ये सरकार द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है और वहाँ से मिडिल स्कूल पास करने वाले बच्चों को वहाँ के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत किया जाता है और ये बच्चे लेकर के हमारे हाई स्कूल में आते हैं। उस आधार पर उनका नामांकन होता है। इस संबंध में सुझाव यह है कि कम से कम बच्चे का नाम, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम
हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होना चाहिए। इससे दो तरह के फायदे हैं। बच्चे का जब हम लोग 9th क्लास में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सब बच्चे अपने अपने ढंग से उसको अंग्रेजी में लिखते हैं, तो उसमें फिर उनके नाम का अर्थ भी बदल जाता है। और फिर बाद में जब सॉर्टिंग करके हम लोग रिजल्ट भेजते हैं बोर्ड DO ऑफिस में, तो उसमें भी हम लोगों को काम में असुविधा होती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे किसी बच्ची का नाम पूजा कुमारी है तो उसका सही हिंदी होना चाहिए POOJ पूजा, लेकिन बहुत सी बच्ची लिख देती है PUJA पूजा। तो उसी तरह से किसी बच्चे का नाम अगर खातून है, किसी मुस्लिम बच्चे अगर है उसके नाम में खातून लिखा हुआ है तो वो उसका सही उच्चारण है KHATOON, तो ये सही है। लेकिन कोई बच्ची लिख देती है KHATUN खातून। तो उसी तरह से किसी बच्ची का नाम शांति कुमारी है तो वो तलावे से होगा, उसका अंग्रेजी में होना चाहिए SHANTI शांति। और लेकिन अगर वो लिख देती है सिर्फ SANTI शांति, तो वो हम जानते हैं कि जो भी नाम होते हैं चाहे वो 9th में क्या क्यों लिखना पड़ता है रोमन नहीं, रजिस्ट्रेशन के समय जब हम बच्चों को फॉर्म देते हैं तो सब बच्चे अपने अपने ढंग से अंग्रेजी में उसको अनुवाद करते हैं। और अंग्रेजी में मिलता है। जी अंग्रेजी में भरना पड़ता है। अंग्रेजी में बोर्ड की तरफ से हम लोग डाउनलोड करते हैं। जी स्कूल बोर्ड एडमिशन बोर्ड की तरफ से होता है। ये सर का सुझाव अच्छा है सर। नहीं जानना चाहते यहाँ की भाषा राज्य की भाषा हिंदी है और उनकी राजभाषा होती है। अब ऐसी स्थिति में बोर्ड क्यों इंग्लिश में उसको करता है रोमन स्क्रिप्ट में? कहाँ से आ गए? बाइलिंगुअल है। शुरू से जानना चाहते सर्टिफिकेट का सर अन्य राज्यों में भी इस्तेमाल हैं। राज्यों में तो सर्टिफिकेट के दिन रजिस्ट्रेशन के टाइम में रजिस्ट्रेशन के टाइम में क्यों आता है? जैसे आप मैट्रिक का एग्जाम देते हैं उसके पहले आप उसको वेरीफाई करके भरवा लीजिए स्कूल से, करवा सकते ऐसा तो है नहीं कि डाउनलोड करने में देवनागरी स्क्रिप्ट में डाउनलोड नहीं हो सकता। बोर्ड के जो बोर्ड का जो मार्कशीट तो पहले बहुत चेंज करना पड़ेगा। अभी जरा समझिए, आपकी राजभाषा यहाँ कोई अगर हिंदी के बजाय दूसरी भाषा का प्रयोग करेगा सरकारी कार्यों में तो वो गलत करेगा, नियम का उल्लंघन है। और हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी की बात तो नहीं कर रहे हैं, ये रोमन स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। रोमन स्क्रिप्ट क्यों यूज होता है? ये मेरे लिए एक मतलब नई चीज है। अचानक अगर इन चीजों को आप नहीं देखते हैं, आपका कानून क्या करता है और राष्ट्रीय कानून नहीं बना हुआ, तो आपको तो करना पड़ेगा देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी या फिर उर्दू जो उसका स्क्रिप्ट है, भविष्य में आप ये कर सकते हैं। इसके अलावे आप कैसे करते हैं? आपको अगर उसकी आवश्यकता है रोमन स्क्रिप्ट की, तो मैट्रिक की परीक्षा के वक्त में आप इसका कोई नियम बनाइए, रजिस्ट्रेशन के समय ये नियम बनाइए ताकि उसका सर्टिफिकेट रोमन स्क्रिप्ट में जारी किया जा सके या अंग्रेजी भाषा में जारी किया जा सके। ऐसे गैर हिंदी राज्यों के ये करके आप एक रास्ता निकाल सकते हैं। लेकिन आपके अपने सरकारी विद्यालयों वहाँ ये नियम ठीक नहीं है। जब वो पहली बार जब ये बोल रहे थे तो उनको एहसास हो, आज की परिस्थिति में जो ये कह रहे हैं अपनी जगह पर ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उससे भी ज्यादा मौलिक प्रश्न है ये सब होता क्यों? इसका मतलब है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है उस समय इन बातों का ख्याल नहीं रखा। दुनिया भर में होता है, पूरे चीन में कौन सा अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है, रोमन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है? कहाँ होता है?
जरा बताइए। फ्रांस में होता है क्या? रशिया जर्मनी में होता है क्या? कई कंट्रीज नहीं होते। तुमको कोई बता दे कि उसका इस्तेमाल कहीं हो रहा है क्या? ये अपनी भाषा दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में रसा में होता है क्या? होता ही नहीं है। जापान में होता है क्या? नहीं, वहाँ पे कहाँ होता है? जितने देश डेवलप्ड हैं अपने बल से, देखो वो कोई अंग्रेजी की कृपा से तो डेवलप हुए नहीं, वो अपने ज्ञान से और अपने कौशल से डेवलप हुए। तो एक भ्रम है। हाँ, हम अपने बच्चों को चूंकि अंग्रेजी जानेगा, उसको नौकरी मिलने की गुंजाइश ज्यादा है, तो हम लोग भी उसको अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं युवा कार्यक्रम को। एक गलत चीज है। लेकिन हमारे सर्टिफिकेट की वो बाध्यता कैसे होगी, हमारे कार्यों की कैसे बाध्यता होगी, इस बात में ख्याल रखेंगे। आपको अगर दूसरे राज्यों में उसका सर्टिफिकेट पढ़ा जा सके, ये सुविधा देना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो वो तो मैट्रिक एग्जाम के समय आप ऐसा कोई रूल बनाकर एक बच्चे से पढ़ा सकते हैं। बाइलिंगुअल है ये सब। उस समय आप पढ़ा सकते हैं, इस समय है ये भी बाइलिंगुअल भरवाइए, भी भरवाइए, और जो सर्टिफिकेट इशू करिए दोनों भाषा में इशू करिए, हो रहा है सर। तो वो जरूर करें। लेकिन 8 से 9 का यहाँ से 8वां पास जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें अंग्रेजी हिंदी क्या है? हिंदी में ही करवाए। मात्रा सुन लिए ना, सुन लिए। वो अंग्रेजी थोड़ी नहीं, वो तो रोमन रोमन रिसर्ती नाम स्क्रिप्ट है ना, शॉर्टिंग में आसानी होती है। इसलिए देवनागरी स्क्रिप्ट में सारा काम होना चाहिए। और कहीं भी संभव हो धीरे धीरे जो हम उर्दू शिक्षकों की बहाली सारे बिहार में, इसलिए कि हमारी द्वितीय राजभाषा है, तो हमारा एक एक बच्चा उर्दू भी सीख जाए, तो कर्म करके द्वितीय राजभाषा को भी प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेजी तो एक ऑप्शन की चीज है ना, हम लोग प्रमोट भी करते हैं, सिखलाते हैं, लेकिन इसकी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। ये जानकारी में देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ये उससे मेरे संज्ञान में नहीं कह सकते, ये अच्छा क्या, ठीक, धन्यवाद। क्रम संख्या 2 श्री बोला जाए, मैं जिला बोला जाए, कल्याण से संबंधित चुनाव है। आवश्यकता अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय स्थापना है तो सरकार द्वारा सरकारी जमीन का चयन किया जाता है। सरकारी जमीन नहीं मिलने पर विभाग द्वारा जमीन खरीदकर आवासीय विद्यालय स्थापना किया है। पूर्व से संचालित आवासीय विद्यालय में विभागीय निर्देशानुसार जमीन नहीं रहने के कारण आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधा नहीं मिल पाती है। विभागीय निर्देशानुसार जिन आवासीय विद्यालय में जमीन कम है वहाँ सरकारी जमीन नहीं मिलने पर विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाए ताकि आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को सुविधा मिल सके। अनुसूचित जाति जनजाति छात्र आवासीय विद्यालय में खेल के मैदान से लेकर छात्रावास, विद्यालय, लाइब्रेरी आदि सभी सुविधा जिस तरह डॉक्टर विद्यालय द्वारा प्रत्येक बच्चा को उपलब्ध कराया जाता है उसी तरह उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, सुझाव सही, ऐसा नहीं हो पा रहा क्या? सब 4-5 साल पहले गए थे, दो जगह नहीं था, और अभी 10-10 अनुसूचित जनजाति का आवासीय विद्यालय मांग करके तैयार है। पुराने जो आपके जनजाति अनुसूचित जाति या जनजाति के जो सरकारी आवासीय विद्यालय बारे में से निर्णय लिया गया, क्या कठिनाई क्या है? सर उसमें है कि अस्सी जो आवासीय विद्यालय हम लोग संचालित है सर, 80 में 42 जगह हम लोग को 3 से 5 एकड़ जमीन की उपलब्धता की आवश्यकता होती है सर। 42 जगह है सर, 40 जगह ऐसे आवासीय विद्यालय है जहाँ 3 से 5 एकड़ जमीन उपलब्ध नहीं है। तो ये तो अच्छा प्रस्ताव है सर। कई बार लिखा गया जिला पदाधिकारी लोगों को सर, लेकिन वहाँ तो जमीन नहीं मिल पा रही है। उसके चलते जो हम लोग कहा 40 लोग से रहेगा संचालित नहीं हो रहा पूर्ण रूप से। ये जो बाकी 40 जगह है वो आप कोई किराए के मकान में चला सर 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 या अपना आवास है लेकिन छोटा है, क्या है? छोटा है सर, 3 एकड़ से कम जमीन किराए है के मकान में चला रहे हैं तब तो दूसरी जगह भी शिफ्ट कर सकते सर 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 हैं। एग्जैक्टली वहीं नहीं मिले तो बगल अगल में भी मिल सकते हैं। सर सर लेकिन अगर सरकारी कम जमीन में है तब तो वहीं पर उसी लोकेशन पर खोजना बेहतर होगा। सर तो दीजिए इसमें इसको रिव्यू करिएगा।
सेक्रेटरी के लेवल पर कंफर्म स्कूल बच गया इस तरह का आवासीय विद्यालय ठीक बहुत सुझाव है। सर मैं दिल्ली में अराउंड 15 ईयर से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और मुझे लगा अभी 2-3 दफ़ा इस टाइप की प्रॉब्लम हुई, जैसे पेपर लीक वगैरह हुआ, जिससे बिहार का रिपुटेशन जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मीडिया में कवर किया कि यहाँ पे पेपर लीक होते हैं, यहाँ का एजुकेशन लेवल सही नहीं है। तो उसके बेसिस पे एक छोटी सी एप्लीकेशन मैंने एक यूटिलिटी बनाई है और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ये की है कि अगर हम पेपर मूवमेंट को ट्रैक कर सके एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ और बिफोर सील एंड आफ्टर सील, और जो मजिस्ट्रेट होते हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहाँ पे पेपर ओपन हो वहाँ पे जितने भी रिसोर्स असाइन हैं वो प्रेजेंट है वहाँ पे कि नहीं प्रेजेंट है। एक्चुअली जिस टाइप में ये ओपन होना है उस टाइप में ओपन हुआ है कि नहीं हुआ, उसको पूरी तरीके से ये सिस्टम इंश्योर कर रहा है। और टाइम स्टैम्प, जीपीएस कोऑर्डिनेट एंड कितने डिग्निटी है वहाँ पे, वो सारी चीज़ों का इस सिस्टम से पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें कॉस्टिंग वगैरह भी बहुत मिनिमम है। अगर हम इस एप्लीकेशन को बनाते हैं तो बिहार फर्स्ट स्टेट होगा जो कि क्वेश्चन पेपर को ट्रैकिंग कर सकता है। तो इसके तहत सर ये मैंने पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है। आप और जरा ये आए हो सर, अध्यक्ष आए हो दोनों बैठ करके इसके बाद इनके साथ डिस्कस बैठ जाते हैं सर, ये अच्छा सुझाव है सर। आज ही अभी देखने गई हो, ये समाप्त होने के बाद करेंगे। जी सर। बैठ धन्यवाद सर। मेरा सुझाव है कि आंगनबाड़ी विभाग में चल रहा है, उसमें जो सेविका से जो क्रय भाग जो दिया जाता है सुपरवाइजर के माध्यम से या सीडीपीओ के माध्यम से, उसमें पहले पैसा मांगा जाता है, साथ साथ में आपका दो पैसा हमको अगला पैसा हम इनको रिलीज करेंगे, नहीं तो इनको जहाँ जाना है जाओ। तो इस पर सेविका को मतलब जवाब दिया जाता है और इसी से संबंधित हमने आपके पास आवेदन दिया था और आपने हमको बुलाया है। और ये ऑनलाइन जैसे राजस्व की बढ़ोतरी, इससे होगा कि अगर हम रजिस्ट्री के द्वारा करते हैं तो इससे राजस्व की बढ़ोतरी भी होगी और साथ साथ एक भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनने में एक कारगर साबित होगा। जिस तरह से हम शराब मुक्त बिहार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसको जरा सा और एक्सप्लेन करिए, क्या कहना चाहता है? आंगनबाड़ी सेविका में कोई चीज़ का क्रय हुआ? जी हाँ सर, जैसे हम लोग चावल दाल ये सब कुछ खरीदा जाता है ना, पैसा दिया जाता है, उसके एवज में हम लोग खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो वाउचर जब हम लोग विभाग को सम्मिलित करते हैं तो उसी समय पैसा मांगते। अगर ऐसा वहाँ सुपरवाइजर है, सीडीपीओ है, वो लोग कहता है कि वाउचर हो गए साथ साथ, तो इसके बाद ही अगला राशि मतलब अगला टेक होम के लिए आपको राशि मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जी। और सर उसमें एक और सुझाव है कि अगर हम लोग टेक होम राशन अगर हम बांटते हैं तो सर आज तो टेक्निकल युग है, कौन हम उसको सीसीटीवी कैमरा चाहे मोबाइल से उसको हम लोग सीडी बना लें और सीडी बना करके भेज दें कि कितने लोगों को अंतिम व्यक्ति तक वह लाभ, दाल हो, चावल हो, कॉफी ये मिला है, वो सब सीसीटीवी कैमरा में कैद हो जाएगा। मतलब मोबाइल से भी हो सके, अब तो लैपटॉप में भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा तो सर अंतिम व्यक्ति तक जो आपका जो सोच है वो पहुँच जाएगा और कुपोषण भी दूर हो जाएगा सर। बताइए समाज कल्याण अभी जो व्यवस्था है सर उसमें पोषाहार चलाने के लिए राशि सीडीपीओ को समावट की जाती है और उसमें प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर करीब 15,700 रुपया प्रति केंद्र जो है वो दिया जाता है पोषाहार के लिए। तो उसमें जो प्रोसेस है कि पोषाहार का जो वाउचर है उसको लेडी सुपरवाइजर साइन करती है, सीडीपीओ उसको काउंटर साइन करती है और वो ट्रेजरी से पास होता है और वो वाउचर से वही रह जाता है। उसके बाद सीडीपीओ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हम लोग को देती है। तो सर इसमें प्रत्येक मंथ करीब 140 करोड़ का खर्चा अभी जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके हिसाब से है
और इसको ऑनलाइन करने के सिस्टम में काफ़ी परेशानियां होंगी, क्योंकि जो वाउचर है, एक तो कई जगह इंटरनेट की सुविधा भी नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी राशि का पूरा संपूर्ण वाउचर सिर्फ पटना से ही पास हो तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक साल करीब पोशाहार पर 1800 करोड़ रुपया अभी हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो इसको जो एक तो कई जगह डाकघर भी नहीं है, जो आपने सजेस्ट किया है कि डाकघर के माध्यम से आए या इंटरनेट पे आए, तो इंटरनेट सुविधा कई जगह ठीक से काम भी नहीं करती है, और इसके कारण जो इतनी बड़ी राशि है उसको सिर्फ पटना में ही हम लोग ये तो इनके सुझाव पर व्यावहारिकता की बात आप करो, लेकिन जो इसमें मूल जो बात वो यह कि वाउचर जमा करने में आपके सिस्टम में इंटरनल करप्शन है, यानी वो कमीशन मांगा जाता है, जैसा ये बताया। इसके लिए क्या आपके पास चेक करने का? सर, इसमें हम लोग को जहाँ भी इस तरह की इनका शिकायत करना और कुछ इनका कहना है कि साहब जो आपका वाउचर लेने पर वाउचर जो जमा करना है, उस वाउचर को जमा करने में उसके साथ पैसा कमीशन देना, तो जब कमीशन देना तो उसके बाद इसका मतलब है कि समूचा निधि के ऊपर पूरा धंधा होता है। तो वैसी स्थिति में इसको ट्रांसपेरेंट बनाने का इन्होंने एक सुझाव दिया, इलेक्ट्रॉनिक सुझाव दिया, एक रास्ता बताया टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप क्या सोचते हैं? आपको तो सोचना पड़ेगा ना, विभाग में इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए क्या करें? सिस्टम जो अभी है वही तो कह रहे हैं कि काउंटर साइड करने वाला कहेगा कि उनको कुछ दो और ऊपर वाला कहेगा हमको कुछ दो, तो ये तो फिर लाभार्थी को तो मिलेगा नहीं, बीच में उसका मेजर हिस्सा चला जाता है। सर, कंप्यूटराइजेशन के दिशा में तो आप ऑलरेडी सभी को टैबलेट्स दे चुके हैं, लोग में ये में एंड्रॉइड में अभी अपलोड हम करते लोगों ने हैं। सर काफी लोगों को 4 जिला से मोबाइल दिए हैं, जिसमें MPR अपलोड होने का रास्ता निकालिएगा। आज के युग में सीधे हाथों हाथ जो ये करना है, ये क्या आवश्यकता है? योजना है, पोषण को ध्यान में रखकर बनाया गया है, देश भर में लागू है, और यहाँ पर पोषाहार कितना बढ़ रहा है, उसके खरीद की राशि का बंदरबाट हो रहा है, तो ये तो बड़ी बात है और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अभी तो ट्रांसपेरेंसी लाइए, इनका तो और कुछ कहना नहीं, क्या कह रहे हो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही करा। इन्होंने तो सुझाव दिया कि कोई इसको पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल है, तो वो तो सोचना होगा। इनके सुझाव को भी ध्यान दीजिए। मान लीजिए इन्होंने जो कुछ भी कहा कि भाई आप गाँव में रहते हैं, कहा जी सर, गाँव में रहने वाले व्यक्ति और इनको जितना समझ में आया बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग तो ज्यादा चीजों से रूबरू होते हैं, टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? 4 जिलों में सर मोबाइल फोन आपूर्ति किए गए हैं, जिसमें कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है वो अभी हम लोग लोड करने जा रहे हैं। तो इन 4 जिलों में जब अपलोड हो जाएगा तो उसमें एक चीज हम आपको बता दें, एक विभाग कर रहा, दूसरे विभाग को लगता है स्मरण जानकारी। लोक शिकायत निवारण केंद्र से जितने भी दरखास्त आए और उस पर लोक शिकायत निवारण प्राधिकार ने जो कुछ भी किया, हर स्टेज पर पूरी की पूरी चीज सॉफ्टवेयर इस तरह का डेवलप हो गया, और ये निश्चय यात्रा के दौरान ये डेवलप किया गया और ये डेवलप हो गया। अभी आप चाहेंगे तो प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग यहीं बैठ करके देख सकते हैं कि किस लोक शिकायत निवारण केंद्र पर आज कौन सा एप्लीकेशन आया और उस पर क्या कार्रवाई हुई, और आज अगर सुनवाई की तिथि है तो आज क्या हुआ, यहीं से देख सकते। तो ये तो उपलब्धता है, ऐसा तो नहीं है टेक्नोलॉजी का। या DRCC को चलाने के लिए जिस तरह से जो कोई बाधा आ रही है उसको तकनीक के जरिए सुलझाने की कोशिश हो रही है, तो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो पैसा हम दे रहे हैं उसका हिसाब किताब रखने के लिए और उसका सदुपयोग हो, इसकी गारंटी करने के लिए क्यों नहीं हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते? किया गया स्टेप नहीं किया गया, ये आप देखिए को बनाया गया सर, आयुक्त के लेवल पर ही देखिए, और इनको भी सुनिए सर, आपको भी सुनेंगे बुला करके। सर एक मिनट, सोसाइटी बना दिया गया। पर्यावरण पर हम लोग काम करते हैं।
15 स्टेप में सभी को टैप्स किया हम संख्या बोला सर हमने एक मॉडल डेवलप किया है कि जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी जानकारी सारे लोगों को मिले, इसका हमने एक मॉडल डेवलप किया है। दरअसल हम कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ना पड़ता है सर कॉलेज कॉलेज में, और उसका जो पीजी डिपार्टमेंट है वो भी। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन में तब वहाँ फेल कर जाता है जब बीच में नॉइज फैक्टर आता है। तो जितनी भी योजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता है जिन तक पहुँचना चाहिए। सर ये देखा जाए, हमने इसमें सुझाव दिया है कि राज्य योजना संचार मिशन का की स्थापना की जाए। इसकी वजह ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक जगह इकट्ठा किया जाए। एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां इन सारी योजनाओं की जानकारी उस स्थान पर हो और वहां से सारे लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे। इसके लिए हमने बताया कि जैसे हमने कहा कि स्टेप बाय स्टेप इसमें हमने सुझाव दिया कि योजना संचार मिशन, हमने बताया कि अभी बिहार की आबादी लगभग 11 करोड़ है। इसमें से 6.5 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और लगभग इतने ही वोटर्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मोबाइल के माध्यम से योजनाओं की जानकारी बोले कि मोबाइल के माध्यम से इन सारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाया जा सकती है। या तो वो या तो वॉइस कॉल के माध्यम से हो सकता है या फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से होता है। मोबाइल कॉल में एक फायदा ये है कि वो चाहे लिटरेट हो या फिर इलिटरेट हो, उन तक के उन योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा, नंबर 1। दूसरे के बारे में हमने कहा कि दूसरा सुझाव है कि फिर हमने कहा कि एक इसका पोर्टल डेवलप होना चाहिए योजना संचार का। उससे क्या फायदा होगा कि जितने भी जगह पर सारी जानकारियाँ उससे पोर्टल पर होगी और वो पोर्टल हिंदी में होना चाहिए। आमतौर से ऐसा होता है कि वेबसाइट से जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो उन पर जानकारी है वो अंग्रेजी में है। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब उनको योजनाओं के बारे में हिंदी में जानकारी होगी तो उसमें आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये कि छात्रवृत्ति वगैरह का जो ऑनलाइन कहा जाता है कि फॉर्म भरी, उसमें वो ज़्यादातर अंग्रेजी में है। इससे बहुत दिक्कत होती है जो लाभार्थी हैं। दूसरा हमने कहा कि ये इसकी जानकारी जो ट्रेडिशनल माध्यम है योजनाओं की जानकारी, वो जैसे कठपुतली का खेल है या बाकी ये चीज़ें हैं, उसके बारे में उसकी जानकारी उनके माध्यम से भी होनी चाहिए। फिर हमने कहा कि फिर हमने एक सुझाव ये दिया है कि जितने भी सांस्कृतिक माध्यम हैं उनसे भी ये काम होना चाहिए। फिर हमने एक सुझाव ये दिया है कि योजना के लिए योजना मित्र, जिस तरह से लोक सेवक हैं, योजना मित्र, ये शिक्षा मित्र वगैरह हैं, इनके लिए एक्सक्लूसिव कोई मित्र 1 साल के अंदर अमित्र हो जाते हैं, कोई मित्र नहीं। दूसरा आपने कहा कि योजना दिवस का मैंने टेक्नोलॉजी का जब तक सुझाव दीजिएगा तब तक तो हम लोग उसको सोचेंगे। जैसे ही उसमें एक आदमी को इन्वॉल्व करने के लिए तो उसमें फिर वो लाखों लोगं के तनख्वाह देने की औकात राज्य सरकार को नहीं।
तो हमने कहा कि ये क्योंकि यहाँ रखिएगा मित्र, उसके बाद शुरू करेगा आंदोलन, फिर कहेगा एक समान काम समान वेतन, और उसी में उलझे रहे। फिर हमने कहा कि टेक्नोलॉजी वाली बात जब तक बोल रहे हैं तब तक जी सर, तो उसके बाद हमने कहा कि ये योजना दिवस का आयोजन होना चाहिए। उससे भी आपका होगा कि समय पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी योजना होगी, उसका डिस्प्ले होगा। तो एक तरह से लोगों के बीच में योजना जो है ये एक आकर्षण का विषय के साथ साथ जो उपयोगिता है उसकी वो भी बढ़ेगी और एक माहौल उससे बनेगा। फिर हमने एक देखा कि पाठ्यक्रम में जैसे ये कि स्कूल लेवल पर जो बच्चों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके सिलेबस में भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसमें भी के योजनाओं के बारे में हायर स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में बच्चों से लेकर के बड़ों तक को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि न्यूज़ मीडिया का रोल, जो विज्ञापन मिलता है मीडिया को, उसमें आमतौर से देखा जाता है कि योजनाओं के बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है पाठकों को। हालांकि विज्ञापन का एक बहुत बड़ा सोर्स उनके पास जाता है। तो ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो योजनाओं के बारे में भी लोगों को शिक्षित करें। तो एक स्टेट की अगर एक आप लोग के लिए एक पूरा हमारा ये है कि एक पूरे बिहार में एक योजना का एक माहौल लोगों के बीच में पैदा हो, एक आकर्षण पैदा हो, ये सारे मूल भावना हम लोग क्या बिहार विकास मिशन चला और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया किया गया उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से आपको की जानकारी नहीं। तो हमारे जो बिहार विकास मिशन के सेक्रेटरी और जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव उनका सर पहला था राज्य योजना संचार मिशन, तो उसके एवज में हम लोगों ने सर बिहार संवाद एक सोसाइटी बनाई है जिसमें ये सारे कार्य हो रहे हैं। जैसे ही उसका रोल आउट हो जाएगा उसमें सारे कार्य होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है सर कि इनका एक अच्छा सुझाव एक आया है सर कि सूचना ग्रहण करने के आधार पर जनता का वर्गीकरण, ये इन्होंने 4 वर्गों में इन्होंने डिवाइड किया है: असाक्षर, साक्षर, शिक्षित और उच्च शिक्षा प्राप्त। इनका बेसिकली जो कंसेप्ट है सर वो है जो साक्षर नहीं है सर उन तक कैसे योजनाएं पहुंचाई जाए। क्योंकि जो साक्षर हैं वो सर हमारे टीवी के सीरियल, टीवी के टीवीसीज हैं या रेडियो के माध्यम से या फिर हमारे अखबार के माध्यम से, पैम्फलेट वगैरह के माध्यम से उनको जानकारियां मिल जाती हैं। लेकिन जो साक्षर नहीं है उन तक तो उन्होंने जो कल्चरल जो प्रोग्राम्स के थ्रू इनको करने की बात कही है, जिससे कि हम लोग नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभी सर प्रोहिबिशन के लिए हम लोगों ने काफ़ी नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल किया है सर। और दूसरा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह उसमें भी नुक्कड़ नाटक का वो रहेगा सर। तो इस प्रकार से दूसरा इनका एक अच्छा सुझाव आया है कि करीब 6.5 करोड़ मोबाइल्स हैं हमारे पास, तो जो हमारी नई योजनाएं हैं और जो पुरानी भी योजनाएं हैं उनका हम SMS के माध्यम से इसको जो है वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। एक अच्छा सुझाव है, इस पर हम पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन में ही ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और दूसरा शिक्षित हैं उनके लिए तो टीवी रेडियो इनको एक रोज बैठ करके इससे चर्चा करके इन चीज़ों को कर रहे हैं। कॉमन वेब पोर्टल हम लोग तैयार करना शुरू का प्रस्ताव आ गया है सर। कॉमन वेब पोर्टल का है, government.in का है। भी आप समय लेकर इनके साथ डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे सर, फिर से इनको बुला लेंगे। बुला मोहम्मद मोबाइल मेरा ये कहना है जो अभी जो लोगों की स्थिति, पहले तो शहर में ही ऐसी स्थिति थी जो छोड़ दिए जाते थे और गाँव घर में भी ये स्थिति देखने को मिल रहा है। मेरा ये है जो अनुमान
व्यवस्था पर वृद्धाश्रम खोला जाए। ये अभी वृद्धाश्रम खोले गए हैं ना? क्या सोच रहे हैं? कितना दूर तक रेस्पॉन्स अभी सर अभी सर 5 जिलों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया। तो इनकी कैपेसिटी वैसे 50 की है, लेकिन लगभग 22-23 इसमें अभी रेजिडेंट हैं। तो पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुई है। फिर भी हम लोग 4 आइडिया तो आपका है ना? वृद्धाश्रम तो बनाया नहीं जा रहा है वृद्धाश्रम में। नहीं तो अब ये है सर, जो अब गांव भर में भी ये देखने को मिल रहा है, जो आ नहीं रहा है क्योंकि अभी भी फैमिली सिस्टम पे हाँ है लेकिन सर 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 हमारा मतलब पर्सनल एक अरे वो बात में करिए। ड्रम